अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में वसीम लियाकत। और आज बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिनको डिस्कस कर रहे हैं। हमने सबसे पहले अगर डिस्कशन को कंटिन्यू किया जाए तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान वर्सेस ज़िम्बाब्वे के टूर को, जिसमें पाकिस्तान को बिला आखिर जो है फ़तह मिली है और पाकिस्तान की टीम ने ज़िम्बाब्वे को शिकस्त दी। और ये शिकस्त भी DLS मेथड के तहत हुई। पाकिस्तान जो है अगर पूरे ओवर्स खेल लेता तो गालबन ये जो 2 विकेट्स हैं ये भी पाकिस्तान के गिर जाते, लेकिन खैर जीत पाकिस्तान के खाते में आई। पाकिस्तान की जानिब से बॉलिंग तो बड़ी शानदार की गई। इस पूरी साजधानी काफ़ी अच्छी फॉर्म में हमें नजर आए। आमिर जमाल बॉलिंग के लिहाज से हमें काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए। फिर अगर बैटिंग की बात की जाए तो हसीबुल्ला क्लिक कर रहे हैं, मुबशिर खान हैं, उसके अलावा साइम अयूब को कल के मैच में मौका दिया गया। फिर हुसैन तलत कल कप्तानी कर रहे थे, इमरान भट्ट को नहीं खिलाया गया। बैटिंग में भी हम क्लिक कर रहे हैं लेकिन उस तरह के स्कोर नहीं कर रहे। शायद कहीं ना कहीं जल्दी कर रहे हैं लड़के, और वो जो इनिंग्स बिल्ड करने वाला कल्चर है वो ख़त्म हो रहा है। उसकी रीज़न यही है कि T20 क्रिकेट सारे खेल के आए। हसीबुल्ला T20 की प्रोडक्ट हैं, साइम अयूब T20 की प्रोडक्ट हैं। इसी तरह हुसैन तलत जो है वो जिस तरह पाकिस्तान टीम में परफॉर्म करते थे उसी तरह वो शाइन्स में भी परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी जो सीनियरिटी है उनको कब काम आएगी, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वाइट बॉल सीरीज़ का प्रपोजल भेजा है और ये प्रपोजल राइट आफ्टर ऑस्ट्रेलियन टूर है। जब ऑस्ट्रेलिया से हमारी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद न्यूजीलैंड ने वाइट बॉल सीरीज़ की पेशकश की है। उम्मीद ये की जा सकती है कि T20 सीरीज़ खेलेगा पाकिस्तान, क्योंकि उसके बाद T20 वर्ल्ड कप अहेड है और फिर न्यूजीलैंड के साथ ये सीरीज़ काफ़ी सूदमंद साबित होगी। फिर PCB सिलेक्शन कमेटी बिला आखिर सिलेक्टर्स बन गए हमारे, और पहले सिलेक्टर थे हारून रशीद साहब जो कि तनहा टीम बनाते थे। अब उनके साथ होंगे मिकी ऑर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और एक एनालिस्ट रखे हैं चीमा साहब। अब देखते हैं कि ये कैसी सिलेक्शन कमेटी होगी। फिर 4 जो मुल्क हैं वो एग्री कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर। श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं। अब देखते हैं कि इंडिया जो है अब क्या करेगा। अब जो इंडिया है वो शायद यही साजिश करेगा कि एशिया कप में वो हाइब्रिड मॉडल की एक्सेप्टेंस पे हमसे जो है वो ICC वर्ल्ड कप में जो हम इंडिया जाएंगे वो शायद ये तवक्को करेगा कि हम अगर हाइब्रिड मॉडल मान लें तो वो हमको इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन PCB कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। इसके अलावा प्रीमियर लीग का टाइटल भी हुआ और मैनचेस्टर सिटी ने एक दफ़ा फिर ये टाइटल अपने नाम किया, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर विराट कोहली की सेंचुरी के बावजूद भी IPL से बाहर होगी। इन तमाम तर इवेंट्स के ऊपर बात होगी। और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर मेरे ख्याल बड़ी अनलकी टीम है। विराट सेंचुरी करे ना करे, IPL की फाइनल फोर्स में या फिर फाइनल टीम में जो विनर हैं उसमें RCB कभी शामिल नहीं हो सकी। सो हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होंगे जवाद यारफ साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, और इसके अलावा ज़ोएब इखलाक हमें ज्वाइन करेंगे स्काइप के ज़रिए। जवाद, सबसे पहले अगर बात की जाए पाकिस्तान वर्सेस शाहीन के मैच की, तो ये मैच इसको अगर ओवरव्यू किया जाए तो आपको कैसा लगा? मेरे ख्याल में मैच तो ओवरऑल कुछ हद तक जो है पिछले मैचेस की तरह से ही था। दी ओनली डिफरेंस वाज कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में जो तो कुछ स्लाइटली बेटर कर पाई। कुछ चेंजेस हमने किए अब दी टॉप ऑर्डर, जिससे आपने मेंशन किया कि इमरान भट्ट को टीम से बाहर किया गया और उसकी जगह हुसैन तलत को कैप्टनसी की गई। कुछ उन्होंने अपने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया, जैसे हुरैरा वाज कमिंग 1 डाउन मेरे ख्याल में, तो फिर ओवरऑल मेरे ख्याल में इट वाज अ गुड मैच। लेकिन मेरी एक चीज़ जिसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा, कासिम अकरम फॉर मी इज़ अ वेरी वेरी गुड बैट्समैन। मतलब एटलीस्ट हमारे जो आपकी जो इनिशियल 11-15 का स्क्वाड है उसके बाद अगर कुछ लड़कों को देखा जाए तो मेरे ख्याल कासिम अकरम इज़ वन ऑफ दोस्त जो कि इन कंटेंशन है फॉर अ कॉल टू द टीम। अब उनका 8वें नंबर पे आके बैटिंग करना, और दो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 8वें नंबर पे कासिम अकरम का आना थोड़ा सा मेरी समझ से बाहर है। उसके अलावा मेरे ख्याल में बाकी टीम बहुत अच्छी खेली है। मुबशिर खान वॉज इज समबडी जो मेरे ख्याल में मैं एक मेंशन करना चाहूँगा उनको। आई नो हिज मेजर रोल इज़ कि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन मुबशिर ने तीनों मैचेस में अच्छी बैटिंग की है। 7वें-8वें नंबर पे आते हैं मेरे ख्याल में 50, 40 और 30 इस तरह तकरीबन 3 उन्होंने रन्स किए, तो विच इज़ वेरी गुड। दी ओनली अलार्मिंग थिंग फॉर मी इज़ के हम फिर वही लाहौर कलंदर के वो हमारे एक बहुत चहीते भाई हैं कामरान गुलाम साहब, हम उनकी तरफ जाएंगे। ऑलमोस्ट अ फेलियर इन द टेस्ट सीरीज़ एज वेल, जो इससे पहले टेस्ट सीरीज़ हुई थी, और तीनों वनडे में एक में उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन वो 56 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे वनडे की नई मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो कैसे ये लोग खेलते जा रहे हैं, थोड़ा मेरी समझ से बाहर। और फिर एट द सेम टाइम वो आ रहे हैं 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर, एंड कासिम अकरम इज़ कमिंग इन एट नंबर 8। ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, लेकिन गेम और
ओवरऑल अच्छी थी। आपने बिल्कुल राइटली पुट किया कि जब वो 12-13 रन रह गए थे और डीएलएस मेथड अगर ना लगता, द गेम कुड हैव गॉन एनीवेयर, कुछ भी हो सकता था, 1-2 विकेट ऊपर नीचे गिरते पता भी नहीं चलता, लेकिन लकीली पाकिस्तान एक्चुअली मेड इट थ्रू और ओवरऑल गेम बहुत अच्छा हुआ जी। ज़ुएब, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान फाइनली जो है वो मैच जीतने में कामयाब हो चुका और जिस भी तरह से जीता, जीत जो है पाकिस्तान के नसीब में आई है, वो भी जिम्बाब्वे की बी टीम के खिलाफ। मतलब जिम्बाब्वे में कितनी ज़्यादा कोई क्रिकेट होगी, ये जितने 7-8 क्रिकेटर्स हमने भेजे हुए हैं, ये अगर उनकी फुल फ्लैश टीम के खिलाफ भी हम भेज दें तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करके हमें दे सकते हैं। ज़ुएब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ज़ुएब आपकी आवाज़ नहीं आ रही, क्या कोई मसला है? सर ये मुझे बताइएगा कि जो जिम्बाब्वे की टीम है, बात की जाए तो बड़ी डाउन एंड आउट रही है और ये क्यों रही, बाद एकदम से कमबैक क्यों किया उन्होंने ओडीआई का में? बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस तो ये है कि जो उनकी ओडीआई टीम है उसमें उनके कुछ सीनियर प्रोज जो हैं वो वापस आए हैं, जैसे कि शॉन विलियम्स वापस आया है, अर्वाइन वापस आया है, टिम क्रोल आई गेस वापस आया है, उसके बाद ब्लेसिंग बुजुर्बानी वापस आया है, चितारा वापस आया है। तो मेरे ख्याल में जो आपकी इनकी वनडे की टीम है, आई डोंट थिंक आप उसको उनकी ए टीम कह सकते हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन 7-8 ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि जिम्बाब्वे की इंटरनेशनल टीम में खेलते हैं। प्रॉब्ली मेरे ख्याल में सिकंदर रजा को छोड़ के या एक आधा कोई और, क्योंकि वेलिंटन मसाकाटजा भी खेल रहे हैं इस टीम के अंदर, तो मेरे ख्याल में 7-8 प्लेयर्स इनकी जो ओरिजिनल उनकी जो इंटरनेशनल टीम है उसके प्लेयर्स आए वापस आए, तो जाहिर है उन्होंने इम्पैक्ट ज़रूर डाला आके। दूसरा ये है कि मेरे ख्याल में आप गए हुए हैं जिम्बाब्वे, वहाँ की कंडीशन स्लाइटली पाकिस्तान से स्लाइटली टफर होती हैं। हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सेकंड स्ट्रिंग टीम्स हैं वो अभी तक उनको टाइम लगता है एक्लिमेटाइज होने के लिए, वहाँ जाके खेलने के लिए, उनकी कंडीशंस के लिए। आई अंडरस्टैंड हमने टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो जो टेस्ट की विकेट्स थी वो अगेन रोड्स थी, वो विकेट्स नहीं थे जिसमें आपने 500-500 रन किए। क्रेडिट टू द बैट्समैन जिन लोगों ने वहाँ परफॉर्म किया, लेकिन जो वनडे वाली पिचेस थी वो स्लाइटली बेटर थी और फिर बॉलिंग की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। मुजरबानी इज़ one of the better premium bowlers हैं, one of the better bowlers that Zimbabwe has ever produced। तो मेरे ख्याल में उनकी स्विंग, उनकी हाइट, उनका पेस, फिर चिटारा इज़ अनदर वेरी वेरी गुड बॉलर। फिर उनके जो मैंने आपको बताया कि सीनियर प्रोज वापस आए हैं तो उन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है। तो हम इसको, जो उनकी टेस्ट टीम थे, येस हम उसको कह सकते थे कि पाकिस्तान को जीतना चाहिए था और वो जीते भी हैं, लेकिन जो उनकी वनडे वाली टीम है दैट इज़ मोर ऑफ देयर ओरिजिनल वनडे टीम। तो मेरे ख्याल में मुकाबला अच्छा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में ख्याल में बेहतरी करेगा। ठीक हो गया। ज़ुएब, आपको हमारी आवाज़ मेरे ख्याल अब आ रही है, आपकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच रही थी। हमें बताइएगा जो पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं पे हमें बैटिंग प्रॉब्लम आ रही है, इसकी बेसिक वजह क्या है? वैसे तो देखने में यही लगता है कि तमाम तर लड़कों को स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। तो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी जा रही है, लेकिन उसमें भी एक दो कमियां हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। आपने देखोगे पिछले तीनों ओडीआईज में पाकिस्तान में गालबन 12-15 ओवर्स में, पहले 15 ओवर में जिम्बाब्वे की टॉप ऑर्डर को उड़ा दिया था। लेकिन कल के मैच में भी आप देखें कि 5 आउट होने के बावजूद जिम्बाब्वे ने 238 के राउंड स्कोर किया है और उसमें ब्लेसिंग मुजरबानी ने 50 भी किया है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बॉलिंग भी जो है वो मिडिल फेज जो है 10 से 40 ओवर का जो फेज है वहां पे स्ट्रगल कर रही है, और उसमें सबसे बड़ी वजह मेरे ख्याल से एक क्वालिटी स्पिनर की ना होने की वजह है। क्योंकि आप देखें तो आपके पास कासिम अकरम है, मुबस्सिर खान है जो कि ऑफ स्पिनर है, ना आपके पास कोई क्वालिटी लेफ्ट आर्म बॉलर है, ना कोई आपके पास जो लेग स्पिनर है आपकी ओडीआई इस शाइन्स में इंक्लूडेड है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान यहाँ पे स्ट्रगल करा। अगर जिम्बाब्वे की साइड पे देखें तो वहां पे क्वालिटी स्पिनर्स भी उनके पास मौजूद हैं, विलियम्स है उनके पास, रैन बर्ल है उनके पास। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्पिनिंग डिपार्टमेंट में जो है वो बॉलिंग में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। फास्ट बॉलर्स ने एक्सेप्शनल परफॉर्म किया है, और उसके बाद बैटिंग में अगर आप देखा जाए तो अगर आप नजर डालें तो आपके जो पास 4 से 5 ऐसे बैट्समैन जो खेल रहे हैं वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, मतलब ओपनिंग स्लॉट पे खेलने वाले हैं। उमैर यूसुफ को देख लें, हुरैरा को देख लें, साइम अयूब को देख लें, इवन कि कमरान गुलाम भी ओपनिंग करते आ रहे हैं। उसके बाद हुसैन तलत भी नंबर 3 नंबर 4 पे के बैट्समैन है। तो बैटिंग में आप जो है वो मिडिल फेज जो आपका मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं। क्योंकि T20 में तो आपका चल जाता है कि ओपनर आपका नंबर 4 पे खेल जाता है, लेकिन जो ओडीआई है यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होती है, और यहाँ पे आपको प्रॉपर जो बंदा अपने कैरियर के शुरू से जो मिडिल फेज में खेलता हुआ आ रहा है, जिसको पता है कि हमने 10 से 40 ओवर तक जो पावर प्ले है उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रगल मुझे नजर आ रही है कि क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन
और उसके अलावा क्वालिटी स्पिनर्स। ठीक हो गया जी, क्वालिटी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कमी तो वैसे है ही है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे है कि T20 क्रिकेट में भी देख लिया कि एक स्लॉट पे हमारे पास 5-5 बंदे मौजूद हैं ओपनिंग के स्लॉट पे, ठीक है जी, फिर हमारे पास कीपिंग के स्लॉट पे 4-4 5-5 बंदे मौजूद हैं, लेकिन जो पूरी की पूरी हमारी टीम है वो कभी भी कंप्लीट बनती नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? क्या सिलेक्टर्स हमारे जो है वो उस तरह की टीम सेलेक्ट नहीं करते, या फिर हम भी कहते हैं चल सो चल है, हर स्टफ चल जाएगा? देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल में फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग से मेरा मुराद ये है कि फॉर्मेट, जब T20 का फॉर्मेट है, जब हमारा यंगस्टर ये चीज़ देखता है कि यार अगर आपने पाकिस्तान खेलना है ना, तो वो उसका रास्ता T20 से होकर निकलेगा। तो एवरीबडी, जो भी लड़का जिस भी क्लब से खेल रहा है, जिस भी फ्रेंचाइज से खेल रहा है, उसका यही कोशिश होती है कि वो ओपन करे, क्योंकि T20 के अंदर 20 ओवर होते हैं। आपको पता है मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपको मिलती ही नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 तक है, मैक्सिमम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हर बंदे का दिल यही होता है कि हम नया ओपन करें, नए बॉल के साथ खेलें, पावर जो आपका सर्कल है उसको यूज़ करें। अनफॉर्चुनेटली आपका जितना भी टैलेंट है ना, वो अब दी ऑर्डर चला गया है। जो मिडिल ऑर्डर वाला था वो भी अपने आप को ओपनर बना बैठा है, और अब मेरे ख्याल में आपके पास ओपनर्स की एक भरमार है और आपके पास मिडिल ऑर्डर में कुछ नहीं है। दिस इज़ वन थिंग जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि T20 क्रिकेट या लीग क्रिकेट जो है ना, वो आपकी बैटिंग को, स्पेशली आपके मिडिल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हो चुका है ऐसा। आई कांट सी एनीबडी अभी जो हमारे करंट सर्किट में खेल रहे, कोई ऐसा लड़का जो मैं कहूँ कि यार लेट्स जस्ट से कि अगर हमारा कोई ना कोई मेजर प्लेयर हमारी फर्स्ट टीम का इंजर्ड हो जाता है, अल्लाह ना करे, तो वो बंदा उसको जाके रिप्लेस कर सके। हुसैन तलत को हम कितने सालों से देख रहे हैं एक्चुअली, इन एंड आउट परफॉर्मेंसेस कुछ नहीं है, चांसेस पे चांसेस मिले उनको। इस तरह कामरान गुलाम को चांसेस बहुत मिले, वो भी इन एंड आउट रहे हैं। इसी तरह मेरे ख्याल में एक दो प्लेयर्स और भी हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली। तो मिडिल ऑर्डर हमारा सफ़र कर ही इसी वजह से रहा है कि हमारा फॉर्मेट, हमारे माइंडसेट ये बन गया है कि अगर आपने पाकिस्तान खेलना है तो आपने T20 फ्रेंचाइज में अच्छा करना है, कहीं भी खेलें, PSL में खेलें या किसी और फ्रेंचाइज में खेलें, लेकिन अच्छा करें। और अच्छा करने के लिए आपको करना ये है कि आपको ओपन खेलना पड़ेगा, जहाँ पे आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है ये हमारा स्ट्रक्चर। और आप सेलेक्टर्स, जिस तरह आपने बताया कि अभी सिलेक्शन के विषय में हम चलेंगे, तो उन्होंने आगे चल के मेरे ख्याल में इस चीज़ को, उनको बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इनको फिगर आउट करने के लिए कि एक जॉट डाउन करें, 4-5-6 लड़कों की एक लिस्ट बनाएं जो उनको मिडिल ऑर्डर के परफॉर्मेंस हो, और मिडिल ऑर्डर के बंदे को ही टीम में खिलाएं। अगर हम सारे ओपनर खिलाते रहेंगे तो रिजल्ट्स ऐसे ही नजर आएंगे। ठीक हो गया ज़ुएब, क्या आप भी समझते हैं कि अब ये वक्त आ चुका है सिलेक्शन कमेटी और PCB का सोचने का कि अब आपके फॉर्मेट्स डिफरेंट होने चाहिए? आपकी टेस्ट की टीम कंप्लीटली डिफरेंट हो, आपकी ODI की टीम कंप्लीटली डिफरेंट हो, आपकी T20 की टीम डिफरेंट हो, क्योंकि हम 6-7 लड़कों को देख रहे हैं, वो ODI में भी फिक्स हो जाते हैं, वो T20 में भी फिक्स हो जाते हैं, वो और टेस्ट सीरीज में भी फिक्स हो जाते हैं, और वहीं से भी खराबी स्टार्ट होती है। व्हाइट बॉल में आप प्लेयर्स को सेम खिलाते थे, इवन कि टेस्ट बॉल में भी आप जो है, टेस्ट क्रिकेट में भी आप कुछ आपके प्लेयर्स होते हैं जिनका पैशंस लेवल, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है, जैसे बाबर आजम है, रिजवान है, इमाम है, आपके कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप टेस्ट में भी खिला सकते हैं, उनको T20 और ODI तीनों फॉर्मेट खिला सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो सिर्फ एक लिमिटेड फॉर्मेट तक होते हैं, जैसे कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ T20 का मटेरियल है, अभी तक उन्होंने इतनी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने इतनी 4 डे क्रिकेट नहीं खेली कि वो आपकी ODI साइड में फिक्स हो सकें। करंटली अगर पाकिस्तान की नेशनल साइड अगर देखी जाए, पाकिस्तान की टीम काफी स्टेबल नजर आ रही है। इफ्तिखार और सलमान अली आगा के आने के बाद मिडिल ऑर्डर काफी सॉर्ट आउट लग रहा है। लेकिन देखें, अगर आप शाहीन से अगर आपने स्काउट को लेके जाना है, जैसे PCB के चेयरमैन ने भी कहा है कि जो अभी सिलेक्शन कमेटी बनी है, इनका ये काम है कि आप जो है, जो आपके पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर-19 प्लेयर या ग्रेजुएट होकर पाकिस्तान टीम में आए, तो अगर आप देखा जाए तो अगर आप इनकी सिलेक्शन अगर अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, जैसे जवाद ने कहा कि आपको सीरियस होकर अगर आपने मिडिल ऑर्डर में किसी प्लेयर को लेके आना है तो आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस को देखना है, ना कि PSL की T20 परफॉर्मेंसेस को देख के आपने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है। आपके पास सर्किट में काफी ऐसे प्लेयर्स मौजूद होंगे जिनके ऊपर आपने नजर रखनी है, जिनकी एवरेज तो उस तरह की अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनके जो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छी इनिंग्स खेली होंगी, किसी ने अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेला होगा। लाजमी नहीं है कि ऑन द स्टैट्स जो है सब प्लेयर्स की जो है 50 से ऊपर एवरेज और वही प्लेयर अच्छा हो। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होते हैं जो 30s 40s की रेंज में उनकी एवरेज होती है, लेकिन क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी होती है कि जब वो नेशनल साइड में आते हैं तो अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो स्पेशलाइज आपकी उनकी पोजीशन होती है। अगर आप नंबर 4, 5, 6 के अगर उन्हीं प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाए जिन्होंने डोमेस्टिक सर्किट में इस पोजीशन पे और इस तरह की सिचुएशन में परफॉर्म किया हो, तो नेशनल साइड में ऑब्वियसली आगे सेटल हो जाते हैं इजिली, एज कंपेयर टू ओपनर्स को। आप जब आप नंबर 4, 5 पे स्लॉट करते हैं तो उनका पैशंस लेवल उस तरह का नहीं होता, और ना कि उनकी
गेम अवेयरनेस होती है, क्योंकि वो पावर प्ले पे खेलने के ठीक। उनके आदी होते हैं, वो फिर ऊंची शॉट खेल देते हैं, तो मिडिल फेज में आपको थोड़ा पेशेंस रखनी होती है। जवाद, जब ये टीम गई थी तो सब थे कि हुसैन तलत जैसे प्लेयर, कमरान गुलाम जैसे प्लेयर बड़े सीनियर हैं और इस टीम को संभाला देंगे, लेकिन अब ये लग रहा है कि हसीब आके क्लिक कर रहे हैं, मुबशर क्लिक कर रहे हैं, और भी 2-3 लड़के क्लिक कर रहे हैं, लेकिन कमरान गुलाम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे वो लाहौर कलंदर में या पाकिस्तान टीम में थे, और इसी तरह हुसैन तलत भी वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे वो पाकिस्तान टीम में थे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो इस तरह ज़ुहैब ने बात की कि सिलेक्शन कमेटी को या बोर्ड को अब ये भी सोचना पड़ेगा भाई कि इट्स टाइम टू लुक फॉरवर्ड। किसी की क्रिकेट से मैं डिसएग्री नहीं करता हूँ, कामरान गुलाम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, ही शुड प्ले, अगर टैलेंट है उनका और परफॉर्मेंस करते रहे तो ज़रूर खेलना चाहिए। बट माय पॉइंट वाज दिस कि अगर आपने 20 साल के कासिम अकरम को 8वें नंबर पे खिलाना है और 26, 27, 28 साल वट एवर कामरान गुलाम इज़, आपने उनको 4 नंबर पे खिलाना है और रेगुलरली खिलाते जाना, तो देर इज़ नो फ्यूचर इन दिस। पहला मैच जो मैं आपको वनडे पे लेके जाता हूँ, पहले वनडे पे आपका टॉप ऑर्डर थोड़ा जल्दी आउट हो गया, आई एग्री, लेकिन उसके बाद कामरान गुलाम ने मेरे ख्याल 35-40 रन किए कुछ 66 बॉलों पे। मॉडर्न डे क्रिकेट में, स्पेशली वन डे क्रिकेट में, इट इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। अब 56 या 60 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। इसी तरह नीचे जो हमारा हुसैन तलत की बात करते हैं, हुसैन तलत हैज़ बिन परफॉर्मिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग कभी भी नहीं रही है। वो हमेशा से उन प्लेयर्स में से रहे हैं जो थोड़ा बहुत चिप इन करते हैं बैटिंग से, थोड़ा बहुत चिप इन करते हैं बॉलिंग से। जब सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर भी पड़ी है, तो मेरे ख्याल में वो भी कुछ हद तक एक्सपोज ज़रूर हुए हैं कि उस तरह से टीम को लीड नहीं कर पाए और अपनी परफॉर्मेंसेज भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान के लिए बेहतर यही था कि अगर आपने ए टीम भेजनी थी तो यू शुड हैव एक्चुअली सेंड द यंग ब्लड जिनको आप वहाँ भेजते। एक डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए बहुत बड़ी रही है साइम अयूब की। वनडे में मेरे ख्याल में पहले दोनों वनडे में वो परफॉर्म नहीं करते, तीसरे वनडे में भी मुझे थोड़ा सा शेकी लगे। 28 रन उन्होंने ज़रूर किए हैं लेकिन थोड़ा शेकी लगे। बट टू योर पॉइंट, कामरान गुलाम हैज़ डिसअपॉइंटेड अगैन, एंड मेरे ख्याल में एट द सेम टाइम हुसैन तलत हैज़ डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैंक कर रहा था पाकिस्तान उस 6-7वें नंबर पे हुसैन तलत के रोल को, क्योंकि वही इज़ प्लेइंग एज ए प्रॉपर ऑलराउंडर। तो मेरे ख्याल में लेट डाउन हुसैन तलत और कमरान गुलाम को जब सिस्टम से बाहर करेंगे तो कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हुई है। एग्जैक्टली। और फिर ये वही लोग हैं जो बिल्कुल आप सही कहा, और सबसे ज़्यादा शोर करेंगे और फिर लोग कहेंगे वापस लेके ऑन वर्ड ग्राउंड्स। आपने उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस निकाल के देख ले, अब आप उनको देखें ए में आपने उनको कितनी अपॉर्चुनिटी दे दी, अभी भी परफॉर्मेंस दिखा ले। देयर इज़ नथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट देम। और उन लोगों का आपने बैंक करना है, अगर आपने अपना ए स्क्वाड्स खिलाने हैं, आपने अपने कोई भी आपने अनऑफिशियल साइड खिलानी है, तो भाई अपना जो यंगर टैलेंट है उसको आगे लेके आए, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दें और वो लोग आगे ब्रेक से पहले एक सवाल छोटा सा करूंगा, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आमिर जमाल वाज वेरी वेरी स्पेशल। आमिर जमाल वाज वेरी वेरी स्पेशल। बहुत, मेरे ख्याल में 3 मैचेस में उन्होंने लगभग 12-13 विकेट्स ले लिए, विच इज़ वेरी वेरी गुड। आमिर जमाल हैज़ बिन परफॉर्मिंग एज वेल। अभी आपने पीएसएल में भी उनकी परफॉर्मेंस देखी, ऑल्दो ही वाज नॉट आउटस्टैंडिंग, लेकिन उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं पीएसएल के अंदर भी। द ओनली वरिंग थिंग फॉर मी अबाउट आमिर जमाल इज कि ही इज लीकिंग टू मेनी रन्स। एग्जैक्टली, लेकिन विकेट्स ले रहे हैं और थोड़ा सा बैट से भी बट मेजर रोल अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू हिम, मतलब वी शुड अप्रिशिएट दैट। थोड़ा सा एक्सपेंसिव ऑन द रन्स वो आ रहे, इकोनॉमी में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, अदरवाइज ही हैज हैड एन एक्सीलेंट टूर और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक हो गया जी। जवाद और ज़ुहैब से डिस्कशन का सिलसिला कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन तू अच्छा आता है एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और इसके बाद सिलेक्शन कमेटी के ऊपर बात होगी। सिलेक्शन कमेटी की भी अनाउंसमेंट हो चुकी है। हारून रशीद साहब चीफ सिलेक्टर हैं और उसके साथ साथ कमेटी में है मिकी ऑर्थर, ग्रांट ब्रैडबर्न और हसन चीमा डाटा एनालिस्ट हैं और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम के साथ भी रहे। इससे पहले पीटीवी में कुछ शोज़ वगैरह भी करते रहे। लेकिन ये कैसी इनकी एंट्री है, क्या कुछ है नहीं है, ये सब के ऊपर बात होगी और स्पेशली हारून रशीद साहब के ऊपर बात होगी। हारून रशीद साहब जो कि अब चेयरमैन हैं, काफ़ी अरसे से चेयरमैन हैं, इनकी क्या कुछ परफॉर्मेंसेज हैं। सबसे पहले मैं ज़ुहैब की जानिब जाऊँगा। ज़ुहैब, इस पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बज़ाहिर तो आपको 4 मैन सिलेक्शन कमेटी नजर आएगी, लेकिन मेरे नज़दीक ये 5 मैन सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि आप इसमें आप बाबर आजम को भी इंक्लूड करेंगे और उसके अलावा जो मिकी आर्थर और ग्रैंड ब्रैडबर्न का रोल है वो मेरे ख्याल से एक लिमिटेड स्क्वाड और रिस्ट्रिक्टेड होगा, क्योंकि आप देखा जाए तो जो डोमेस्टिक का जो सारा सर्किट और जो सारी चीज़ें वो आपके हारून रशीद
हसन चीमा और बाबर आजम के अलावा मेरा नहीं ख्याल कि मिकी आर्थर और ग्रैंड ब्रैडबर्न को इसका कुछ आइडिया होगा। उनको जस्ट आपने जो ग्रैंड ब्रैडबर्न है उनका तो लिमिटेड रोल है, क्योंकि उन्होंने आपको प्लेइंग 11 और स्ट्रेटेजी बना के देनी है। उसके अलावा मिकी आर्थर जो है वो आपकी टीम के साथ मौजूद नहीं है, और उनकी इन्वॉल्वमेंट जस्ट जो आपकी सिलेक्टेड टीम होगी और कुछ लिमिटेड प्लेयर्स होंगे उनके साथ होगी। जो मेन जो रोल होगा आपका, जो हारून रशीद का होगा, हसन चीमा का होगा, और मेरे नज़दीक बाबर आजम का भी काफ़ी रोल होगा। और ख़ास करके वर्ल्ड कप नज़दीक है तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ज़्यादा चेंजेस हमें नज़र आएंगी इस स्पैन में, इस सिलेक्शन कमेटी के स्पैन में। हाँ, अंडर 19 और शाइन्स में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि चेयरमैन ने उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आपने इन्हीं टीम से आपने नेशनल टीम में लेके आने हैं प्लेयर्स को। तो जो आपकी ओडीआई साइड है, क्योंकि मेन जो आपका इवेंट एशिया कप ओडीआई आ रहा है, तो उसमें अगर एशिया कप के बाद कुछ फ्यू चेंजेस हमें अगर देखने को मिल सकती हैं। उसके अलावा बॉलर्स आपके सेटल्ड हैं, ओपनिंग पेयर आपका सेटल्ड है, मिडल ऑर्डर तकरीबन आपका सेटल्ड है। तो सिलेक्शन कमेटी का ये जो आपका ये ईयर है, मतलब ये भी ना करते हैं। मतलब देखें ना, आपने कहा जी कि ब्रैडमैन का भी रोल बड़ा डिफाइन सा होगा। उसके बाद मिकी आर्थर तो हैं ही ऑनलाइन कोच, और फिर पीछे रह गए हारून रशीद साहब और हसन चीमा साहब। बाबर आजम तो टीम के साथ होते हैं, हज़ारों लड़के जो है टीम में इस वक्त जो है हज़ारों लड़के पाकिस्तान में खेल रहे हैं। तो फिर ये लिमिटेड सी बना बनाते, एशिया कप और वर्ल्ड कप का वेट कर लेते, उसके बाद एक बारी भरकम कमेटी बना लेते। जी बिल्कुल ऐसे ही, जैसे उन्होंने पहले कुछ प्लेयर्स को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को और जब नेशनल प्लेयर्स को इंक्लूड किया था, यासिर अरफात, कमरान अकमल, इस तरह के प्लेयर्स को आगे भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये प्लेयर्स हैं जो आपको ग्रास रूट और पीछे डोमेस्टिक से प्लेयर्स ला के दे सकते हैं। बाबर आजम की कमिटमेंट्स इतनी ज्यादा होती हैं टीम के साथ भी और लीग्स के साथ भी, कि वो आपके ग्राउंड में जाके मैचेस तो देखने वाले नहीं है। ना ही हारून रशीद साहब की कुछ ऐसी उम्र और सेहत है कि वो हर मैच जाके ग्राउंड में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा फिर आप मिकी आर्थर और ग्रैंड ब्रैडबर्न को भी देख लें, वो भी आपके जो है ऑन ग्राउंड जाके कुछ चीजें देख नहीं सकते। और हसन चीमा की जहां तक बात है, वो आपके स्ट्रेटेजी मैनेजर हैं, डाटा एनालिस्ट हैं, वो आपको डाटा निकाल के दे सकते हैं। वो ग्राउंड्स में जाके और उस तरह जाके प्लेयर्स को असेस नहीं कर सकते, ना कि उनका कोई इस तरह का एक्सपीरियंस है कि वो प्लेयर्स की। तो यार ये फिर यहाँ पे ये कर लेते ना कि वो ज़ुएब यहाँ पे ये कर लेते कि हसन चीमा को सिलेक्शन कमेटी का डाटा एनालिस्ट रख लेते ना, उस सिलेक्टर का क्या रोल है हसन चीमा का? जी देखिए, उनकी जो पोस्ट है उसमें मेंशन किया गया है कि स्ट्रेटेजी मैनेजर के तौर पे वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। मींस कि वो आपकी जो प्लेयर्स, आपके जो सिलेक्टर्स प्लेयर्स सिलेक्ट करेंगे, उनका डाटा निकाल के, उनकी सारी जो डाटा वाइज जो चीज है वो उनको आपको निकाल के देंगे। डाटा एनालिस्ट है, बस उनको नाम का जो है वो सिलेक्टर बना दिया गया। सर ये बताएं कि अब ये जो ऑनलाइन डायरेक्टर थे हमारे मिकी आर्थर साहब, माशाल्लाह से वो ऑनलाइन सिलेक्टर भी हैं अब, और मुझे लगता है कि टीम उसी तरह सेलेक्ट हो गई जिस तरह पीएसएल में अच्छा परफॉर्म कर गए वहाँ पे सेलेक्ट हो गई। फिर आप किसी इवेंट में अच्छा परफॉर्म कर गए, किसी लोकल इवेंट में, ऐसे इवेंट में जो ब्रॉडकास्ट हो रहा हो, तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि अब वो वाला सेटअप ही नज़र नहीं आ रहा कि जब जहाँ पे सिलेक्टर्स जाके 4-4 दिन मैच देखते थे 4 डे का, उसके बाद आके कहते थे कि एक बंदा हमने देखा है जो बड़ा अच्छा है, उसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके जाते थे, फिर अंडर 19, फिर इस तरह करके वो वाली चीज़ें तो अब ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। अब देखिए, अभी आपको हमने पिछले सेगमेंट में ये डिस्कस किया था कि फॉर्मेटिंग की वजह से ना मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें जो है ना अफेक्ट कर रही है हमारी क्रिकेट को। अभी कमिंग टू द करंट सिचुएशन, मेरे ख्याल में अभी हमारा मेन फोकस है क्या? हमारा मेन फोकस है जो आने वाला वर्ल्ड कप है, दिस इज़ द मेन फोकस। और मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अगर हमारा 15 का स्क्वाड जाता है या 17 का या वट एवर द स्क्वाड इज़, अगर वो 15 का स्क्वाड है तो हमारे 13 बंदे, तो 13 स्पॉट्स हैं वो तो नेल डाउन है कि उन्होंने जाना ही जाना है। तो पीछे रह गए 1-2 बंदे, वो हैं जिन्होंने बेंच पे जाके बैठना है, स्टार्टिंग 11 के प्लेयर्स नहीं हैं वो। तो अभी ये इतना सारा तामझाम करने का तो मुझे तो समझ ही कुछ नहीं आ रही है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि मिकी आर्थर अगर वो ऑनलाइन है तो व्हाट इज़ ही एक्चुअली गोइंग टू सी, जिस पे वो अपना कमेंट देंगे और वो टीम में बंदे को लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में जैसा आपने मेंशन किया था पहले ऑफ एयर, हमसे मेंशन किया आपने कि वो वहाँ बैठे हुए और लीग्स वहाँ की देख रहे हैं, तो प्रॉब्ली कुछ हमारे लड़के यहाँ से वहाँ जा रहे हैं खेलने के लिए। यू वर एब्सोल्युटली राइट कि शायद वहाँ से कुछ परफॉर्मेंसेज दे के अपना कुछ इनपुट दे पाएँ। लेकिन अभी के लिए कमिंग टू द नियर फ्यूचर मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन कमेटी मेरे समझ में नहीं आई है ओवरऑल ही। लेकिन जहाँ तक चीमा की बात आपने की, ही इज़ डन वेरी वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिस तरह उन्होंने एनालिसिस वगैरह अपने दिए, जिस तरह की वो पिक्स करते हैं ओवरसीज प्लेयर्स के भी, डोमेस्टिक प्लेयर्स के भी, तो आई थिंक दैट कुड एक्चुअली हेल्प पाकिस्तान। लेकिन जो मिकी आर्थर वाला वो है, वो मैं बिल्कुल 100% आपसे एग्री करता हूँ कि ऑनलाइन बैठ के आप क्या इनपुट दे पाएंगे, थोड़ा सा इट्स बियॉन्ड। देखिए जवाब, जिस तरह ज़ुएब ने भी बात की ना कि सारे सिलेक्टेड हैं, मतलब सिलेक्टिव हैं। मतलब आप अगर ग्रांट ब्रॉडबर्न की बात कर लें, वो भी सिलेक्टिव होंगे जी कि
टीम सिलेक्शन के तक होंगे, फिर हसन चीमा चले आपको एनालिसिस दे देंगे, मिकी ऑथर साहब बाहर बैठे हुए वहाँ से ऑनलाइन डायरेक्शन दे देंगे, तो बर्डन आ जाएगा बुजुर्ग हारून रशीद पे। देखिए अब इतनी बड़ी उम्र में हारून रशीद कहाँ दिक्के खाएंगे? देखिए मेरे ख्याल में ज़ुहैब वाज एब्सोल्युटली राइट कि ये डिसीजन मेकिंग जो है ना बेसिकली मेरे ख्याल में ज़ुहैब अगर 3-man शो कर रहा था, मेरे ख्याल में इट वुडंट बी अ 3-man शो, इट वुड एक्चुअली बी अ 1-man शो विच वुड बी हेल्प्ड बाय द अदर मैन जो कि हारून रशीद होंगे। आई थिंक जो आपकी टीम वर्ल्ड कप में लेके जाएगा दैट वुड बी बाबर आजम। आई डोंट सी हारून रशीद, ऑल्दो ही इज़ अ ग्रेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें रिप्रेजेंट भी किया, पहले हम पीसीबी के चेयरमैन भी रहे हैं, बट माई सेइंग इज़ कि आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कैप्टन जो होता है ना उसका बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। तो मेरे ख्याल में बाबर मोस्टली या मोस्ट लाइकली आपकी टीम आगे सिलेक्ट करेगा फॉर द वर्ल्ड कप, हारून विद द हेल्प ऑफ हारून रशीद। बाकी सब लोग आपको सपोर्टिंग रोल्स भी नज़र आएंगे। और जिस तरह ज़ुहैब ने कहा कि उनका रोल रिस्ट्रिक्टेड है, वो रिस्ट्रिक्टेड है इसी वजह से कि उनकी ना तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक सर्किट पे उस तरह की ग्रिप है, ना उन्होंने हमारे मैचेस जाके देखते हैं। आप जैसे मिकी आर्थर का आपने कहा वहाँ बैठ के वो ऑनलाइन सिलेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। और फिर जो आपका ब्रैडमैन बैटिंग कोच है, ही इज़ विद योर नेशनल टीम, और ना ही वो मतलब से मुल्तान और भावलपुर और कराची और सखर जाके मैच तो नहीं देखेगा आपका। तो मेरे ख्याल में उनको रिस्ट्रिक्ट करना वॉज राइट। चीमा को अंदर इन करना वॉज अनदर आई थिंक राइट थिंग, लेकिन सिलेक्शन कमेटी एक्चुअली आपकी 2-man शो ही होगा। ठीक हो गया ज़ुहैब। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ हाल ही में ख़त्म हुई। अब खबरें ये आ रही हैं कि न्यूजीलैंड ने पेशकश कर दिया है जो ही हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर ख़त्म होगा तो हमने न्यूजीलैंड जाना है। ये खबरें ये आ रही हैं और डैट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको पता है कि नेक्स्ट ईयर आपका T20 वर्ल्ड कप है। वाइट बॉल सीरीज़ की बात हो रही है, शायद 3 ODI और 5 T20 या फिर सातों के सातों आपको T20 खेलने को वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कैसा देख रहे हैं ये इनविटेशन फ्रॉम न्यूजीलैंड टीम? जी, ये बहुत अच्छा साइन है। और जैसे मैंने एक पिछले प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था कि जब आपकी टीम टॉप पे आ जाती है तो तमाम जो टीम्स होती हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि वो टॉप टीम के साथ खेले, उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो। जिस तरह की पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, ODI में नंबर 1 पे आए, उसके बाद T20 में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस जा रही हैं, खास करके पाकिस्तान का बॉलिंग लाइनअप जिस तरह का है, तो तमाम टीम्स की ख्वाहिश है कि इस तरह के बॉलिंग लाइनअप को खेल के वो खुद को प्रिपेयर कर सकें बड़े इवेंट्स के लिए। तो जब आप अपनी क्रिकेट को अच्छा करते हैं, आप टॉप पे आते हैं, बेशक आपकी दूसरी नेशन जो आपके मुखालिफ नेशन है आपके खिलाफ जितनी भी साजिश कर लें, लेकिन जो आपकी जो दूसरी कंट्रीज हैं जिनकी ख्वाहिश है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलें, तो ऐसे ही आपको वापस आना शुरू हो जाती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पाकिस्तान इस ODI सीरीज में अच्छा करता है और नंबर 1 आ जाता है तो इंडिया के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर आ जाएगा, क्योंकि बाकी टीम्स की ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में खेले। क्योंकि अगर आप नंबर 1 साइड को वर्ल्ड कप में नहीं खिलाएंगे तो फिर आपके वर्ल्ड कप का कोई मकसद ही नहीं बनता। तो एक अच्छा साइन है कि न्यूजीलैंड ने जो ऑफर किया है बेसिकली उनकी अपनी उसमें फायदा उन्होंने भी देखा है, और उसके साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में मौजूद होगा, दिसंबर में उनकी टेस्ट सीरीज है, तो मेरे ख्याल से जो चीज होगी कि टेस्ट के एक फॉर्मेट खेल के पाकिस्तान ODI के ऊपर रजामंद तो नहीं होगा, लेकिन T20 के लिए मेरे ख्याल से कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, जवाद जिस तरह बात की कि आप नंबर 1 होते हैं या आपकी टॉप पोजीशन होती है तो हर टीम आपसे खेलना चाहती है, इंडिया क्यों नहीं खेलना चाहती हमसे? देखिए मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉलिटिकल एक इशू है, वो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली आई नो दिस इज़ अ स्पोर्ट्स शो, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो सियासत है वो बेसिकली बेस्ड ही एंटी पाकिस्तान है समहाउ। तो वो मेरे ख्याल में उनको वो सूट करता है। और फिर उनके बाद मसला यही है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ का उनका मसला नहीं है। आपके जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे आपका लेट्स से कोई वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें वो लोग खेल लेते हैं, लेकिन उसके अलावा वो नहीं खेलते आपसे। प्रॉबेबली उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि रेवेन्यू शेयरिंग भी आपको नहीं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मेरे ख्याल में इंडिया हैज़ गॉन टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे ना मतलब आप वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो गया है कि जब ज़ाहिर है आप दोनों को बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया की क्रिकेट में सबसे बड़ी सीरीज़ वही कहलाएगी, इवन बिगर देन एशेज़ से भी बड़ी सीरीज़ ये कहलाएगी। और फिर जब उसमें इतना बड़ा आइज़ होंगी, इतने ज़्यादा लोग देखेंगे तो रेवेन्यू बहुत बड़ा आएगा, और रेवेन्यू बड़ा आएगा तो रेवेन्यू शेयरिंग भी करनी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान को भी अच्छा चांस मिलेगा और पाकिस्तान अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएगा। अनफॉर्चुनेटली अब ये इतना ऑब्वियस होता जा रहा है कि इंडिया डज़ नॉट वांट दैट। वो चाहते हैं कि हमारा ग्रास रूट क्रिकेट इसी तरह स्ट्रगल करती रहे और हमारी टीम बेहतर ना हो पाए। मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्रिकेट इज़ क्रिकेट, आपको पॉलिटिक्स को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, बट दे कैन नॉट। जब से हमारी टीम तगड़ी हुई है तो मेरा ख्याल है उनकी टीम तगड़ी हुई है, उनकी क्रिकेट तगड़ी हुई है, स्पेशली ये ब्रांड्स वगैरह इंक्लूड हुए हैं और ये मार्केटिंग इंक्लूड हुई है,
उसके बाद से ही तो इंडिया जो है ज़्यादा जो है ना हमसे पीछे हट रहा है। नहीं तो पहले इंडियन क्रिकेटर्स के हालात पाकिस्तान वाले ही होते थे, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेटर्स कहते हैं कि उनके क्रिकेटर्स के हालात हमसे ज़्यादा बुरे होते थे। जब से IPL आई और थोड़ा थोड़ा से बाद वो जो है बिल्कुल पाकिस्तान से जो है ना उन्होंने किनारा कशी कर ली कि ये पैसे ना कमा जाएँ कहीं। देखिए अब मेरे ख्याल में पता नहीं, शायद आपने ये चीज़ आगे चल के शायद डिस्कस भी करनी हो। आपने सुना होगा कि ICC ने एक नया मॉडल दिया ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग और जिस तरह वो अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे, तो वो एक फिगर है $600 मिलियन की कि जी $600 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 years ICC जो है वो रेवेन्यू कमा के तो टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसमें से 38.7% शेयर जो है वो इंडिया का है। मतलब $600 मिलियन में से $240 मिलियन सीधे सीधे इंडिया को जाएंगे। 6% मेरे ख्याल में इंग्लिश बोर्ड का है, 5.7 5.8% ये इस तरह कुछ करके ऑस्ट्रेलियन का है, और पाकिस्तान का भी यही है। तो अभी आपको, बल्कि टू माई सरप्राइज एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग, नाजिम सेठी साहब ने आवाज़ ज़रूर उठाई है इसके ऊपर कि जो आपने रेवेन्यू शेयरिंग इंडिया से आपको बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट आती है, बहुत ज़्यादा आपको एड्स आते हैं, वहाँ से पैसे भी बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं समझता हूँ इस बात को कि उनका रेवेन्यू शेयर ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कम से कम हमें मॉडल तो दिखाएं कि आपने किस मॉडल की बेसिस पे 38-39% पर जो है वो शेयर आपने उनको दे दिया। तो नजीम सेठी साहब ने आवाज़ ज़रूर उठाई है, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसा बोलता है। एंड अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे क्रिकेट में मनी इज़ एक्चुअली टॉकिंग, और व्हेन इट इज़ टॉकिंग तो एवरीबडी लिसन्स टू इट। ठीक है ज़ुएब, ये बताइएगा कि इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारी टीमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आना चाहती हैं, पाकिस्तान में आके खेलना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। ये तो आप ही कहते हैं हमारी बॉलिंग हमेशा 18 पे 48 रन देती है, लेकिन खैर जो कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहती? देखिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में सियासत को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया, और जैसे आपने पहले जिक्र किया उनकी जो पॉलिटिकल जो पार्टी अभी रन कर रही है वो एंटी पाकिस्तान है। तो इसमें सबसे जो बड़ा रीज़न है वो पॉलिटिकल है। उसके बाद जैसे जवाद ने जिक्र किया कि उसमें काफ़ी सारे शेयर्स और इस तरह का सीन आ जाता है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट कुछ उनसे कमा सके, और ये कुछ फैक्टर्स हैं। और सबसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस और जहां तक मैंने देखा है, सबसे जो मेन इफेक्ट कर रहा है वो पॉलिटिकल रीजंस कर रहे हैं। ठीक हो गया, ज़ुएब ने भी पॉलिटिकल रीज़न बता दी। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ कप के हवाले से भी अपडेट्स हैं, IPL के हवाले से भी अपडेट्स हैं, और इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी टाइटल अपने नाम किया मैनचेस्टर सिटी ने, उसके हवाले से भी बात होगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे एशिया कप के हवाले से। एशिया कप के हवाले से बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं, और खबरें ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो मनाने में कामयाब हो चुका है 4 कंट्रीज़ को। सिर्फ इंडिया के मसले मसाइल चल रहे हैं, और इंडिया जो है वो अब कोई नई शराइत लेके आ रहा है। जवाद, शराइत ये लेके आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बॉस हैं इंडियन बॉसेस वो सब कर लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड कप खेलने आना होगा इंडिया। देखिए मेरे ख्याल में एक अब इट्स बिकम अ टग ऑफ वॉर, मतलब वो रस्साकशी का जो गेम होता है ना, अब बेसिकली वो रह गया दोनों टीम्स के दरमियान। क्योंकि इंडिया को पता चल चुका है कि मतलब जिस तरह आपने कहा कि 4 कंट्रीज़ ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं हाइब्रिड मॉडल, जो हाइब्रिड मॉडल नंबर 2 था, जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में होने और फिर बाकी के सारे मैचेस जो है वो अब्रॉड शिफ्ट किए जाएंगे। मेरे ख्याल में उसके बाद इंडिया के ऑप्शन जो है बहुत लिमिटेड रह गए। लेकिन अभी वर्ल्ड कप जो है उस वक्त दुनिया के क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट होता है, अब इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। जस्ट इमेजिन दिस कि जिस तरह ज़ुएब ने पहले मेंशन किया कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द नंबर टॉप टीम इन द वर्ल्ड, पहले भी रही है, लेकिन आजकल तो वैसे रैंकिंग में भी माशाल्लाह में ऊपर ही चल रहे हैं। तो ऐसी कंट्री वर्ल्ड कप में शिराकत ना करे, दैट वुड एक्चुअली बी अ वेरी वेरी बिग डेंट फॉर इंडिया। पैसों के वाइज इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी एक जिस तरह कहा कि रस्साकशी का गेम चल रहा है कि ये दे दो, आप ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, इस तरह करके किसी तरीके से पाकिस्तान को, हम पाकिस्तान ना जाए खेलने के लिए, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलें, और पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया है, कुछ इस तरह की वो गेम सेट करने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान ने अपनी जगह स्टैंड बिल्कुल सही लिया हुआ है कि भाई अगर आप यहाँ नहीं आएंगे देन वी एक्चुअली विल नॉट बी कमिंग देयर। आई एग्री, सम ऑफ आर क्रिकेटर्स जो लेजेंड्स हमारे हैं वो एग्री नहीं करते, जिस तरह शाहिद भाई इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज पीपल जो एग्री नहीं करते। मेरे ख्याल में स्टैंड ठीक है कि अगर आपके मैचेस हम न्यूट्रल वेन्यू पे करा सकते तो फिर हम हमारे मैचेस भी। लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से बात की ना, कल मिर्ज़ा इकबाल बेग से भी बात हुई, उसके पहले बहुत सारे क्रिकेटर्स से बात हुई, तो हर शख्स यही कह रहा है कि ICC का जो इवेंट है ना वो पाकिस्तान को भी खेलने को जाना होगा और इंडिया को भी खेलने आना होगा।
ये सिर्फ एशिया सर, कप ये की फिर जंग हमारी लगी। समझ से बाहर है ना। एसीसी का इवेंट जो है वो इंडिया को नहीं खेलना आना पड़ेगा, लेकिन जब आईसीसी का इवेंट है तो उसमें हमें जाना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एसीसी भी तो एक काउंसिल ही है ना यार। अगर आप उसका इवेंट नहीं खेलने आ रहे हैं और आप ये कह रहे हैं जी आईसीसी खेलना जाना पड़ेगा, वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अगर जाना पड़ेगा तो वी हैव नो अदर ऑप्शन। बट मेरे ख्याल में स्टांस जो पीसीबी ने अभी तक लिया हुआ है वो ठीक है। और जहाँ तक बात रह गई वो वही है कि रस्साकशी की बात है कि आपने मुझे क्या देना है, मैंने आपसे क्या लेना है। अब ये लड़ाई रहेगी, इंडिया के पास ऑप्शंस बहुत कम है अब। ठीक हो गया। ज़ोएब, थोड़ा सा शॉर्ट सा मुझे कमेंट दीजिएगा इस हवाले से कि अब देखें कि ये तो मामलात हो गए तय कि पाकिस्तान में 4 टीम्स आ रही है, लेकिन अब ये तय करना बाकी है कि क्या रेस्ट ऑफ द एशिया कप श्रीलंका में होगा या फिर यूएई में होगा। पाकिस्तान चाहता है कि श्रीलंका यूएई में हो और तमाम तर कंट्रीज चाहती हैं कि श्रीलंका में हो। जी बिल्कुल, जैसे नजम सेठी ने भी कहा कि श्रीलंका में उनको कुछ खातिर फायदा होने नहीं वाला और मोस्ट प्रोबेबली दुबई में ही ये होने जाएगा। और उसके बाद जैसे जिक्र किया कि पाकिस्तान को आईसीसी का इवेंट खेलने जाना होगा, ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फैंस के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा हो गया है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ गया और इस तरह का हाइब्रिड मॉडल के ऊपर वो राजी होने जा रहे हैं। अगर ऐसा ना भी होता, अगर वो राजी ना भी होते, फिर भी पाकिस्तान को मजबूरन आईसीसी के इवेंट में जाना पड़ता। बेशक नजम सेठी जितनी जान लगा देते, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की थोड़ी इज्जत बच गई और थोड़ी क्रिटिसिज्म से बच जाएंगे कि उन्होंने इंडिया को थोड़ा मजबूर किया और पाकिस्तान में एशिया कप थोड़ा सा लेके आए। तो ये अच्छा हो गया पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेटिंग कमेटी है कि उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिखाया कि जो फैंस है उनके ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। ठीक है जवाद, अब चलते हैं आईपीएल की जानिब। आरसीबी जो है एक दफ़ा फिर हार गई और एक दफ़ा फिर विराट कोहली को कैप्टनसी से हटा के भी आरसीबी वाले जो है वो आगे नहीं बढ़ सके। यार बहुत बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मेरे ख्याल में। आरसीबी व्हेन यू टॉक अबाउट आईपीएल ना, तो आपका सबसे पहले 2 टीम्स के ऊपर नाम दिमाग में नाम ही 2 टीम्स का आता है, एक चेन्नई सुपर किंग्स और एक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। जब से आईपीएल स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल में आरसीबी इज़ वन ऑफ दोज टीम्स अपार्ट फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स, वो तो एक अलग ही लेवल है उनका। लेकिन आरसीबी इज़ वन ऑफ द टीम्स जो हमेशा से कंटेंशन में रही हैं, हमेशा से बड़े तगड़े स्क्वाड्स उनके रहे हैं। आरसीबी अभी तक मेरे ख्याल में कोई टाइटल अभी तक जीत नहीं पाए हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज, क्योंकि आरसीबी को रिप्रेजेंट किया हुआ है द लाइक्स ऑफ क्रिस्टोफर हेनरी गेल, AB डिविलियर्स, मिचेल स्टार्क, अब फैफ कर रहे हैं, मैक्सवेल कर रहे हैं। कभी भी उनके पास टैलेंट की कमी नहीं रही है। विराट हिमसेल्फ, विराट तो किंग है ना बेसिकली, ही इज किंग कोहली। तो किंग कोहली इज ऑलवेज बिन देयर, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ कॉम्बिनेशन उनका हमेशा नहीं बन पाता। हमेशा टॉप हैवी रहते हैं। आरसीबी का एक प्रॉब्लम ये है कि हमेशा से ज़्यादा टॉप हैवी रहे और बीच में उनके बीच की जो है ना, बीच में उनका 3 नंबर 4, 5, 6, 7 स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। इवन आई हर्ड टॉम मूडी सेइंग दिस एज वेल कि जी आपने अपनी टॉप हैवी कर लिया, आपने अपनी बॉटम थोड़ा सा बेहतर कर लिया, आपकी बॉलिंग लाइन स्लाइटली बेटर कर ली, लेकिन इन बिटवीन आपके पास कुछ नहीं है विच एक्चुअली लेट्स यू डाउन। आप उनकी टॉप ऑर्डर देखें जो उनका इस वक्त इस सीज़न आईपीएल में जो टॉप रन गेटर्स हैं उनमें 3 में से 2 आरसीबी के प्लेयर्स हैं। फैफ डु प्लेसी नंबर 1 पे हैं और विराट कोहली नंबर 3 पे हैं, लेकिन दे आर आउट, दे कुड नॉट इवन क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ। तो इसका क्या मतलब है कि बैटिंग ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बाकी की टीम भी बिल्ड करनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली आरसीबी नहीं कर पाई। फाइनल मैच था, विराट कोहली ने 100 रन किए, स्टूड अप टॉल, लेकिन व्हाट एन एब्सोल्यूट ब्लाइंडर बाय शुभम गिल। मतलब यार क्या कमाल इनिंग उस लड़के ने खेली है। एंड टू मेंशन कि उसकी बैक टू बैक सेकंड सेंचुरी है। Exactly. 2 मैचेस में 2 सेंचुरियां मार दी है। व्हाट एन एब्सोल्यूट जेम ऑफ अ प्लेयर ही इज। लेकिन ये कि आई एम वेरी वेरी डिसहार्टेड। आई वांटेड टू सी आरसीबी गो इनटू द प्लेऑफ्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया और मुंबई इंडियंस स्नीक कर गए अंदर। ज़ोएब, योर इनपुट ऑन आरसीबी एंड गुजरात टाइटंस मैच। जी देखिए, जैसे जवाद ने कुछ प्लेयर्स का नाम लिया, मुझे आरसीबी की कोई स्टोरी लाहौर कलंदर्स की तरह नजर आती है, क्योंकि जिन प्लेयर्स का जवाद ने जिक्र किया वो लाहौर तो 4 सीजन के बाद जीत गए थे। लाहौर कलंदर्स की तरफ से भी वो सारे प्लेयर्स डिविलियर्स, गेल और मगलम तीनों को लेके आए थे, लेकिन जीत नहीं सके थे। लेकिन यंग ब्लड ने आके उनको जो है टूर्नामेंट जितवाए। तो मेरे ख्याल से आरसीबी को भी कुछ इस तरह की चेंजेस करने की जरूरत है कि कुछ यंग ब्लड और न्यू टैलेंट को लेके आए और लीडरशिप में भी कुछ ऐसे प्लेयर्स को लेके आए जो न्यू सर्किट या ना जो कहते हैं सर्कुलेशन उनको न्यू करनी चाहिए। और खास करके आरसीबी जो है वो बॉलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करे। कल के मैच को अगर देखा जाए तो वहां पे आपको एक क्वालिटी स्पिनर की कमी नजर आई है, क्योंकि आप देखें गुजरात टाइटंस ने जो अपने मैच में वापसी की और जो स्कोर रिस्ट्रिक्ट किया वो राशिद खान और नूर अहमद की बॉलिंग पे किया, क्योंकि उन्होंने कंबाइंड लगभग 63 के अराउंड रन दिए और 3 विकेटें भी हासिल की। दूसरी जानब आरसीबी की अगर देखे जाए तो उनके स्पिनर्स ने जस्ट 3 ओवर करवाए, उसमें 3 ओवर में 43 रन दिए और कोई भी विकेट हासिल नहीं की। तो मेरे ख्याल से ये जो एक स्पिनिंग डिपार्टमेंट था कल के मैच में वो टर्निंग पॉइंट रहा है।
ठीक हो गया जवाद। इंग्लिश प्रीमियर लीग आपका एक सब्जेक्ट आ चुका है, इंग्लिश प्रीमियर लीग, जहां पर मैनचेस्टर सिटी एक दफ़ा फिर जो है टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई। देखिए बहुत ही इस बार का काफ़ी पिछले काफ़ी सीजन से जो है मैनचेस्टर सिटी मोस्टली जो है वो लीग्स जीत रही थी और एक अच्छे मार्जिन के साथ जीतती थी। पीछे प्रॉब्ली 1-2 साल पहले लिवरपूल के साथ एक थोड़ा सा टाइट कॉन्टेस्ट था। दिस ईयर वी एक्चुअली सॉ अ वेरी वेरी टाइट कॉन्टेस्ट बिटवीन आर्सेनल एंड मैनचेस्टर सिटी और 38 गेम्स का ये पूरी लीग होती है। 30 गेम्स तक आर्सेनल वुड लीडिंग देम बाय 5 पॉइंट्स, जो कि अच्छा खासा मार्जिन होता है। कंसिडर ये करना है कि आपने 8 गेम्स रह गई हैं, 8 गेम्स दोनों टीम से खेलनी है और 5 पॉइंट्स ऑलरेडी आर्सेनल हार गए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 30 गेम्स के बाद आर्सेनल ने कुछ बहुत बड़े ब्लंडर्स किए, कुछ बहुत बड़े मैचेस, वो बहुत ईजी मैचेस जो उनको जीतने चाहिए थे वो हारे और इवेंचुअली सिचुएशन कुछ इस तरह की हो गई कि सैटरडे को जो आर्सेनल का मैच था, आर्सेनल ने वो मैच जीतना था और ये होप करना था कि मैनचेस्टर सिटी संडे वाला मैच अपना हारेगी तो शायद आर्सेनल का कोई चांस बन जाता, लेकिन आर्सेनल अपना ही मैच हार गई। नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ उनका मैच था, तो मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेटली आर्सेनल ने बहुत अच्छी फाइट दी, क्योंकि जब हम स्क्वाड कंपैरिजन करते हैं आर्सेनल और मैनचेस्टर सिटी का तो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो कंपैरिजन। मैनचेस्टर सिटी के स्क्वाड बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा स्क्वाड है, बहुत वेल इन्वेस्टेड स्क्वाड है। उनके कोच जो है पेप गार्डियोला, वो दुनिया फुटबॉल के वन ऑफ द बेस्ट कोचेज़ हैं वो। उनका स्टाफ बहुत अच्छा है। फिर एमिरेट्स ग्रुप, ये जो अबू धाबी वाला ग्रुप है, बेसिकली इनकी इन्वेस्टमेंट है उनके अंदर मैनचेस्टर सिटी में। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों क्लब्स के अंदर, लेकिन हैट्स ऑफ टू आर्सेनल जितना उन्होंने फाइट किया, लेकिन इनएविटेबल था कि ये मैनचेस्टर सिटी ने जीत जाना। तो क्योंकि जब आपका बेंच स्क्वाड तगड़ा होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि हमारी ये क्रिकेट की तरह थोड़ा सा गेम डिफरेंस है, क्योंकि विद इन द गेम आप 3-4 प्लेयर बेंच से उठा के ना और टीम में डाल सकते हैं। जब आपका बेंच तगड़ा होता है ना, तो वो आपके अंदर जाके टीम को सपोर्ट करता है। अनफॉर्चुनेटली आर्सेनल का बेंच उस तरह से तगड़ा नहीं था, वो सपोर्ट नहीं कर पाया, लेकिन मैनचेस्टर सिटी का कर गया। अब नेक्स्ट फेज़ इसमें ये आ रहा है, ये थोड़ा सा ऐड करता चलूँ कि नेक्स्ट फेज़ ये आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज़ दी ओनली टीम इन द प्रीमियर लीग जिसने ट्रेबल जीता हुआ। ट्रेबल का मतलब ये होता है बेसिकली कि वो लीग टाइटल भी जीते हुए अपनी, जो उसके अलावा एक FA कप होता है इंग्लैंड में, वो भी जीते हुए और चैंपियंस लीग भी जीते हुए। तो अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आने वाला है कि मैनचेस्टर सिटी इस वक्त फर्स्ट टाइम एवर इज़ ऑन द वर्ल्ड कि वो लोग ये ट्रेबल जीते, वो लीग जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग के फाइनल में है और FA कप में फाइनल में है उनका मुकाबला मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तो यूनाइटेड हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टॉप दैट फ्रॉम हैपनिंग। तो ये एंड ऑफ द सीज़न जो आ रहा है ना, ये एक थ्रिलर है, एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ है और हैट्स ऑफ टू मैनचेस्टर सिटी फॉर हाउ दे परफॉर्म। लेकिन अगेन द थिंग इज़ कि इन्वेस्टमेंट इतनी तगड़ी है कि उनको रोकना नामुमकिन। ठीक हो गया जवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और ज़ुहैब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमने डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन की और इंशाल्लाह कल एक बार से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।